सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू है और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आप सबके लिए ना केवल इम्पोर्टेंट है बल्कि मेरे लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सॉरी, हम किसी भी सेमेस्टर के किसी पर्टिकुलर पेपर के बारे में नहीं पढ़ने वाले, बल्कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो आज हम एक शुरुआत से बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से जो है वो पढ़ने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बड़ी कंफ्यूजन रहती है, उनको ये लेक्चर देखने के बाद मेरी गारंटी है कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ 2 मिनट में आपसे बात करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो वीडियो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके सिलेबस के अंदर ये वाला टॉपिक है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड होता है। जो जनरली जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे इस चैनल के जो अभी 6 सेमेस्टर करके चुके हैं या जो भी ऐसे बच्चे हैं जो CUET PG 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके एक पेपर भी है जिसमें बहुत सारी चीजें उन्हें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उन्होंने पढ़ने हैं, तो वो भी इस वीडियो के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को मैंने सारे एस्पेक्ट्स में इसके कवर करने की कोशिश करी है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिनके पास ये टॉपिक उन्हें पढ़ना है, तो जितने भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट नेसेसरी कॉन्सेप्ट हैं, तो उनको हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो ये PG 2027 के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करते हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। और ये आज पहली वीडियो रहने वाली है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रियम्बल के बारे में। देखो, प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। प्रियम्बल जो वर्ड है अपने आप में, उसमें प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले जो एक पेज दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा इंट्रोडक्शन लिखा गया है, वही प्रियम्बल है। जैसे हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, तो कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हम उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ते हैं जिसमें हमें एक जनरल ओवरव्यू हमें मिल जाता है चैप्टर का कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्रियम्बल वही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले, उसको डिटेल में समझने से पहले, हम जो भी उसके बारे में समझते हैं, जानते हैं, या हम एक बेसिक आइडिया अपना बनाते हैं कि क्या प्रियम्बल होती है या क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो हमें आइडिया सब कुछ प्रियम्बल के थ्रू जो है क्या है मिलता है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन देता है। जैसे हम किसी से भी मिलते हैं तो हम उसके बारे में समझने से पहले हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है या कोई और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है हमारे साथ। यानी कि इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है जिससे हम किसी भी चीज को डिटेल में समझने से पहले एक ओवरव्यू उसका ले लें, एक आइडिया लगा लें कि ओवरऑल ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल्स हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं और जो एस्पिरेशंस हैं, प्लस जो फिलॉसफी है, उसको एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा हमें मदद करता है, जिसके थ्रू हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बेसिकली आप देखोगे कि प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जैसे हमारी पहचान जो होती है वो हमें हमारे आइडेंटिटी कार्ड से मिलती है। आप किस स्कूल के स्टूडेंट हो, किस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो, या आप किस पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ते हो, तो हर जगह का, हर इंस्टीट्यूट का अपना एक आइडेंटिटी कार्ड स्टूडेंट्स को मिलता है जो ये आइडेंटिफाई करता है, ये बताता है कि बच्चा, ये जो स्टूडेंट है वो एक पर्टिकुलर इस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता है या इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में पढ़ता है। तो पहचान जो मिलती है ना, वही है आइडेंटिटी कार्ड। तो ये जो प्रियम्बल है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो की वैल्यूज हैं, जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं, उसकी जो स्पिरिट है, उसको समझने में काफी ज्यादा क्या करता है, मदद करता है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। इसके अलावा ये जो प्रियम्बल है वो किस पर बेस्ड है, तो मैंने आपको बता दूं कि ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया जो प्रियम्बल है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर जो है वो बेस्ड है, जो कि जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 में इसको क्या किया था, पेश किया था। और इसको अडॉप्ट कब कर लिया गया था, 22 जनवरी 1947 में। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था, उद्देश्य प्रस्ताव, उसी में कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ जो है वो 22 जनवरी 1947 को इसको क्या है, एज अ प्रियम्बल के रूप में इसको क्या कर लिया गया था, अपना लिया गया था। इतनी चीजें हमने समझ ली कि प्रियम्बल क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्शन है हमारे संविधान का, कि जो ये बताता है कि हमारा संविधान ओवरऑल किन फंडामेंटल वैल्यूज की बात करता है, इसके क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या इसकी स्पिरिट है, क्या इसका कोर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोर है, जो फिलॉसफी है, जो इंट्रोडक्शन है, वो सब कुछ हमें हमारी प्रियम्बल के थ्रू जो है वो मिलता है। देखो, ये जो प्रियम्बल का आइडिया है वो हमने कहाँ से लिया है, इंडिया ने वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो लिया है, ठीक है। प्रियम्बल का मतलब क्या हो गया, प्रियम्बल मतलब इंट्रोडक्शन। ये बेसिकली हमें क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक समरी हमें ओवरऑल प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस हमें प्रोवाइड करता है कि ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज के बारे में बात करता है। यही रीजन है कि बेसिकली आप देखोगे कि इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ।
आगे थोड़ा-सा बढ़ते हैं। थोड़ी-सी मैं आपको ये चीज़ ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ और हम आगे प्रीएम्बल के बारे में काफ़ी अच्छे से जानेंगे। देखो हमारी जो प्रीएम्बल है ना, वो अभी तक सिर्फ़ एक बार अमेंड हुई है 42nd अमेंडमेंट 1976 जो आगे मैंने दिया भी है, जिसके थ्रू हमारी इस प्रीएम्बल के अंदर 3 न्यू वर्ड्स को जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। क्या मतलब होता है अभी हमें कुछ नहीं पता। अभी हम आगे उन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो हम थोड़ा पहले की फीचर्स समझ लेते हैं हम कि प्रीएम्बल के क्या की फीचर्स हैं, उनको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है? क्योंकि की फीचर्स के थ्रू या जो की वर्ड्स हैं उनके थ्रू हम ज़्यादा बेटर तरीके से अपनी प्रीएम्बल को समझ सकते हैं। सो फर्स्ट आता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। ठीक है? कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है वो बेसिकली क्या है? ये जो फीचर्स दिए गए हैं ना प्रीएम्बल के अंदर, तो इन्हें आप इंग्रीडिएंट्स ऑफ प्रीएम्बल कह सकते हो कि जब भी हम अपनी इस प्रीएम्बल को पढ़ते हैं तो हमें क्या मेन चीजें पता चलती हैं। सबसे पहला आता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें शक्ति का स्रोत कौन है। आप देखोगे कि हमारी जो प्रीएम्बल स्टार्ट होती है ना, वो वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोगों से स्टार्ट होती है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ये दिखाता है कि असली जो शक्ति है वो जनता के पास है। जनता अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको इलेक्ट करती है और वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो रूल्स बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या है, शासन व्यवस्था को मेंटेन किया जाता है। यानी इनडायरेक्टली लोगों का पार्टिसिपेशन है। लोग डिसाइड करते हैं कि सत्ता में कौन आएगा, पावर किसके पास होगी, अथॉरिटी किसके पास होगी। ठीक है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे अल्टीमेट जो सोवेरेनिटी है, यानी मेन जो अथॉरिटी है, मेन जो पावर है वो जनता के पास है। वो पीपल ऑफ इंडिया में जो है वो क्या है, निहित है। यानी कि हमारे देश के अंदर कोई रूल ऐसा नहीं है जो हमारे ऊपर किसी दूसरे देश ने थोपा है, बल्कि हम अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। यानी अल्टीमेट अथॉरिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल। ठीक है? असली पावर, असली शक्ति जनता के हाथ में है ना? यानी कि पॉपुलर सोवरेनिटी की बात करते हैं। पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब ही होता है कि जहाँ पर लोग शासन में भाग लेते हैं, मेन अथॉरिटी लोगों के हाथ में होती है। ठीक है? यानी कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं है जो हमारे ऊपर राज कर रही है, जैसे एक टाइम पे ब्रिटिशर्स ने किया, बल्कि अब हम सोवरेन है, पूरी तरीके से पावरफुल हैं और अपने अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंटली अपन क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। यानी मेन शक्ति जनता के हाथ में है। दूसरी, जब हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो हमें नेचर ऑफ इंडियन स्टेट के बारे में पता चलता है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कौन-कौन सा आ गया, आप इसको एक हिंट से याद कर सकते हो, सो एसडीआर। ये पहला जो सो है उससे सोवरेन याद कर सकते हो, दूसरा सेकंड जो सो है उससे सोशलिस्ट याद कर सकते हो। नेक्स्ट एस है, एस से सेक्युलरिज्म याद कर सकते हो। उसके बाद डी है, डी से डेमोक्रेटिक हो गया और आर से रिपब्लिक। यानी सो एस डी आर। ये सीक्वेंस में हमारे लिए याद करना बहुत जरूरी होता है। स्पेशली आप देखोगे सीबीटी पीजी एग्जाम्स में सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि प्रीएम्बल में जो भी कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं या इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं उनका सीक्वेंस क्या है। तो ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो हम जब भी प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो उसके थ्रू हमें इंडियन स्टेट का नेचर पता चलता है कि नेचर क्या है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है, ठीक है, अभी सारे कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो उसके थ्रू हमें अपने संविधान का उद्देश्य पता चलता है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, क्या उद्देश्य है इसका, क्या मोटिव है। तो इसका मोटिव क्या है, लिबर्टी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्विटी एंड फर्टिलिटी। ठीक है? समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व, इसको भी आपको सीक्वेंस में याद करना होता है। जो चीजें मैं आपको जहां पे बता रही हूँ कि वहां पे आपको याद करनी है तो वो करनी है। ठीक है? नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ द पीपल, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये दिखाता है कि किस तरीके से जो मेन अथॉरिटी है वो लोगों के हाथ में है। हालांकि इसका जो फोर्थ फीचर है वो डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट कब किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को जो है वो इसको अडॉप्ट किया गया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था और इम्प्लीमेंट कब किया गया था। तो अडॉप्शन की जो डेट है वो 26 नवंबर 1949 है और इम्प्लीमेंटेशन की जो डेट है वो 26 जनवरी 1950 है। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर नाउ। तो आप देख सकते हो कि मैं अगर इंग्रेडिएंट्स प्रीएम्बल के बारे में बात करूं तो सबसे पहला आता है कि संविधान में अधिकार का स्रोत कौन है, यानी कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है। दूसरा, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है। तीसरा, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। और फोर्थ आता है डेट ऑफ अडॉप्शन, यानी कि संविधान को अडॉप्ट कब किया गया, अपनाया कब गया। अब हम थोड़ा नेचर पे आ जाते हैं कि किस तरीके से हमारी ये जो प्रीएम्बल है उसका नेचर क्या है। ये मैं थोड़ा ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से प्रीएम्बल के नेचर क्या है। तो पहला तो यही है कि क्या है, फिलोसफिकल फाउंडेशन को दिखाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रहा है उसके जो की आइडियल्स हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है कि जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था और किन बातों को उन्होंने ध्यान रखा संविधान को बनाते टाइम। जो बेसिक वैल्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन की वो हमें पता चलती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन बेसिक वैल्यूज पर बेस्ड है। इसके साथ ही साथ क्या जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
के रिगार्डिंग जो भी इंटरप्रिटेशन है उसके अंदर हमें गाइड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं या जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उनमें एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल के फॉर्म में भी क्या करता है, ये अपनी भूमिका को निभाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी फिलॉसफी है, उसके जो नेशनल पर्पस है, उसको जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। अब हम एक-एक करके जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स प्रीएम्बल के अंदर गिवन हैं, उन पर बात कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट पे आते हैं और वो है सोवरेन। अभी सोवरेन का मतलब क्या होता है? इंडिया क्या है? एक सोवरेन कंट्री है। इंडिया के पास क्या है? सोवेरेनिटी है। अभी सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवेरेनिटी का देखो असली मतलब होता है अल्टीमेट अथॉरिटी या अल्टीमेट पावर का होना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोवेरेनिटी वर्ड है, वो क्या शो करता है? ये शो करता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अल्टीमेट जो पावर है ना, वो इंडिया के खुद के पास है। यानी कोई दूसरी कंट्री हमें आके ये नहीं बताएगी कि हमें क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। वही होती है सोवेरेनिटी। सोवेरेनिटी इम्प्लाइज दैट द इंडिया इज इंटरनली सुप्रीम एंड एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट। सोवेरेनिटी का अल्टीमेट मतलब ही होता है कि अल्टीमेट पावर टू टेक डिसीजंस इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। यानी हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी डिसीजंस हैं उनको इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं। हमें किसी दूसरी कंट्री या कोई भी दूसरी अथॉरिटी की नीड नहीं है अपने डिसीजंस को लेने के लिए। हम अपने फैसले ले सकते हैं, है ना? चाहे वो अपने देश के अंदर के मामले हों या चाहे एक्सटर्नल मुद्दे हों, उन पर हम खुद काम कर सकते हैं। सेकेंड आता है सोशलिस्ट। अभी सोशलिस्ट क्या है, देखो जो हमारी प्रीएम्बल पहले थी 1976 से पहले, उस टाइम पे ये वर्ड नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल में। 76 में यानी 1976 के अंदर जो है वो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको प्रीएम्बल के अंदर जो है वो इसको जोड़ा गया था। देखो सोशलिज्म का क्या मतलब है? सोशलिज्म का मतलब कोई कंप्लीटली वो मार्क्सिज्म वाले सोशलिज्म की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सो इंडिया का जो सोशलिज्म है ना, वो एक बैलेंस पर बात करता है, एक वेलफेयर स्टेट के आइडिया की बात करता है कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी लोगों के वेलफेयर पर जो है वो ध्यान दिया जाता है ना? जहाँ पर जो एक तरीके से कंसंट्रेशन है रिसोर्सेज का, वो कुछ लोगों के हाथ में नहीं है, बल्कि जो भी सोशल इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज हैं, असमानताएं हैं, उनको खत्म करने की कोशिश जो है वो की जाती है। और यही रीजन है कि इंडिया क्या करता है, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाता है। ना तो हमने कैपिटलिज्म को कंप्लीटली चूज किया और ना ही हमने सोशलिज्म को चूज किया, बल्कि एक बैलेंस की बात जो है वो यहाँ पे की जाती है। तो सोशलिज्म का मतलब ही होता है ऐसे वेलफेयर स्टेट के रूप में राज्य क्या है, काम कर रहा है, जिसका काम है, राज्य का काम है कि उस राज्य में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितनी भी कम्युनिटीज हैं, चाहे उनकी किसी भी तरह की परिस्थितियां हैं, उन सबके लिए काम करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीरों के लिए काम किया जा रहा है, सिर्फ गरीबों के लिए काम किया जा रहा है, बल्कि एक बैलेंस पर जो है वो क्या कर रहा है, देश काम कर रहा है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेक्युलर। तो इंडिया क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है। अब यहाँ पे देखो सेक्युलरिज्म को भी थोड़ा हम आगे जितने भी कॉन्सेप्ट्स में आएंगे वीडियोस में, तो हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे काफी डिटेल में। लेकिन अभी के लिए समझो कि सेक्युलर का मतलब होता है कि भाई कोई भी देश जो है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं देता है। अब ना सेक्युलरिज्म भी दो तरह का होता है, आप देखोगे कि एक होता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, एक होता है नेगेटिव सेक्युलरिज्म। नेगेटिव सेक्युलरिज्म बेसिकली वेस्टर्न कंसेप्ट है और वेस्टर्न कंट्रीज में इम्प्लाई होता है। इसका मतलब होता है कि जो स्टेट है और रिलीजन है उसके बीच कंप्लीट सेपरेशन है। यानी राज्य किसी भी तरीके से धर्म के मामले में इंटरफेयर करेगा ही नहीं। लेकिन आप देखोगे कि इंडिया के अंदर ये जो ये वाला जो सेक्युलरिज्म है वो इंडिया में नहीं लागू हो सकता, क्योंकि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है और इतने सारे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि राज्य किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट ही ना करे रिलीजन के मैटर में। कुछ ऐसी सिचुएशंस तब भी आ जाएंगी कि राज्य को करना पड़ेगा। तो इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की बात की जाती है कि भाई राज्य पर्टिकुलरली किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता, राज्य सभी रिलीजन से इक्वल डिस्टेंस पे है। राज्य किसी भी पर्टिकुलर एक रिलीजन को अच्छा नहीं मानता। राज्य के लिए सभी धर्म बराबर हैं, सभी धर्म इक्वल हैं और राज्य सभी धर्म की इक्वली रिस्पेक्ट करता है। लेकिन जब किसी भी धर्म के अंदर किसी भी बुराई होगी, किसी भी तरीके की गलत चीज हो रही होगी, तो राज्य उसमें इंटरफेयर करेगा। इंडिया का जो सेक्युलरिज्म का आइडिया है वो एग्जैक्टली सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट की बात करता है और ये मानता है कि इंडिया जो है वो सभी रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट करता है। इंडिया का कोई अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है, इंडिया में हर इंसान के पास ये पावर है, ये राइट है कि वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से किसी भी धर्म को अपना सकता है। अपनी इच्छा से किसी भी तरीके से अपने भगवान को खुश करने के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहता है अपने रिलीजन की, तो वो कर सकता है। कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकता है। बट आपके ऊपर वो चीज़ें फ़ोर्सफुली लागू नहीं की जा सकती कि आपको इसी रिलीजन को मानना पड़ेगा, या स्टेट ये नहीं कहता कि यही एक रिलीजन पर्टिकुलरली सबसे अच्छा है। यानी कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सभी रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट दिया जाता है। लेकिन जब भी रिलीजन में कोई कमी होगी तो वहाँ पे राज्य इंटरफेयर करेगा और उस धर्म में अगर कोई कुरीति है, कोई बुराई है, तो उसको दूर करने की कोशिश करेगा। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर होता है हमारा डेमोक्रेटिक। तो इंडिया क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है? एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गई कि सेक्युलर जो वर्ड है वो भी प्रियम्बल के अंदर 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ही जो है वो क्या है ऐड ऑन किया गया था 1976 में।
नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक। तो इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी यानी जहाँ पे जनता के पास पावर होती है। अब डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है, होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता खुद पार्टिसिपेट करती है, डायरेक्टली मिलती है एक जगह पे और अपने सारे डिसीजंस खुद लेते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल पंचायत हो गई। लेकिन एट दिस टाइम पॉसिबल नहीं है ना, इतनी ज्यादा जनसंख्या, इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक साथ एक पॉइंट पे मिले और सब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नेगोशिएशन के थ्रू मान जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। और यही रीजन है कि हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को क्या करते हैं, अपनाते हैं। ठीक है, जिसमें लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, इलेक्शंस होते हैं और उनके थ्रू लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जनता के लिए काम करते हैं और उनके लिए लॉज बनाते हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब यही है कि एक ऐसा देश है इंडिया जहाँ पे गवर्नमेंट कंसेंट बेसिस पे काम करती है। गवर्नमेंट वो काम करती है जो जनता चाहती है। ठीक है, जनता जो चाहती है, जो मांगती है अपनी गवर्नमेंट से कि वो हमें प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट को उसी अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है रिपब्लिक। तो इंडिया क्या एक रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ना, वो इलेक्टेड होता है। और हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जो है वो क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। हालांकि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लेकिन जनता द्वारा इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इंडिया क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री भी है। अब ना यहाँ पे रिपब्लिक दो चीजों को दिखाता है। पहली तो चीजें दिखाता है कि इंडिया में यूके जैसी कोई मोनार्की तो एग्जिस्ट नहीं करती है। मोनार्की, अब देखो दो तरह की, लोकतंत्र में भी दो तरह का सिस्टम होता है। एक होता है राजतंत्र मोनार्की और दूसरा होता है गणतंत्र यानी रिपब्लिक। राजतंत्र के अंदर क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट राजा या रानी होते हैं और वो कोई इलेक्टेड पोस्ट नहीं होती, कोई इलेक्टेड नहीं होती, बल्कि एक हेरिडेटरी पोस्ट होती है। ठीक है, लाइक यूके के अंदर हो गया। लेकिन गणतंत्र के अंदर जो है वो बेसिकली हेड ऑफ द स्टेट एक पर्टिकुलर समय के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है। ठीक है, जैसे यूएस हो गया, इंडिया हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। इस तरीके से जो रिपब्लिक वर्ड है वो पॉलिटिकल सोवेरेनिटी को शो करता है। ठीक है, इंडिया में क्या है, पॉलिटिकल सोवेरेनिटी एग्जिस्ट करती है, यानी कि जो मेन पावर है वो फिर से जनता के पास है, किसी राजा रानी या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास पावर नहीं है। दूसरी चीज, हमें यहाँ पे अब्सेंस ऑफ प्रिविलेज के बारे में भी पता चलता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे किसी भी पर्सन को, एक पर्टिकुलर क्लास या एक पर्सन को जो है वो किसी तरीके की कोई विशेष अधिकार या कोई प्रिविलेज नहीं मिलता है। ठीक है, यानी कोई भी पब्लिक ऑफिस है वो हर एक सिटीजन के लिए जो है वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के लिए, उसमें पार्टिसिपेशन के लिए उस इंसान को वो अधिकार है कि वो आ सकता है। अगर मैं उतनी सक्षम हूँ, मैं उतनी एबल हूँ और मुझ में वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटीज है, वो इंटेलिजेंस लेवल है कि मैं किसी पब्लिक ऑफिस को एक्वायर कर सकती हूँ, मैं उस पर पोस्ट पे आ सकती हूँ, तो वो मुझे मिलेगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब हम जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्सेप्ट छोटे छोटे दिए गए हैं, जो भी क्या करते हैं, संविधान के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाते हैं, उनको एक एक करके समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है, सीक्वेंस पूछ लिया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी, ये सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन, ये चार आपको वर्ड्स दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि इनका सीक्वेंस क्या था। या जो मैंने आपको सोसो एसडीआर वाला बताया, वहां से भी आ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर देख लेते हैं कि क्या बात है। सबसे पहला आता है जस्टिस। देखो, जस्टिस का मतलब यही है कि किसी के साथ कोई भी तरीके का भेदभाव ना किया जाए, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक है या पॉलिटिकल, या किसी भी बेसिस पे किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। और इस चीज को इंश्योर कौन करते हैं, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपीज हो गए, इन सबको इंश्योर करते हैं। आप देखोगे कि जो जस्टिस है ना, वो भी तीन तरीके का बताया गया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस का मतलब है कि किसी पर्सन के साथ किसी भी पर्टिकुलर तरीके से किसी भी तरीके का इनइक्वालिटी उसके साथ नहीं की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रेस, किसी भी तरीके से नहीं की जाएगी। चाहे उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसका जेंडर, रेस क्या है, कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं किया जाएगा। सेकंड, इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये है कि भाई जो भी रिसोर्सेज हैं वो कुछ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हाथ में नहीं होंगे। ठीक है, और इनकम की जो है किसी भी पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उनके पास जो है वो नहीं होंगे। रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से किया जाएगा ताकि सभी लोगों को उस पर अपना, एक कह सकते हैं कि उसको अधिकार बनाने का जो है वो मौका मिले। नेक्स्ट आता है, एक तरीके से इकोनॉमिक जस्टिस का ये भी मतलब है कि हर पर्सन के पास ये राइट हो कि वो जो काम करना चाहता है वो कर सके, है ना, और किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ना किया है। पॉलिटिकल जस्टिस, तो पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, पॉलिटिकल जस्टिस बेसिकली, उसमें देखो कोई भी पॉलिटिकल जस्टिस आ जाए, पॉलिटिकल इक्वलिटी आ जाए, तो आपको तीन चीजें याद रखनी है। जब भी मैं बात करूंगी कि हम अपने पॉलिटिकल राइट की बात कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वलिटी, जितनी भी पॉलिटिकल जहाँ पे भी आएगा उसमें तीन चीजों की बात की जाती है। राइट टू वोट, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, और तीसरा आता है राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, यानी मेरे पास राइट टू वोट होना चाहिए, चुनाव
मैं पार्टिसिपेट करने का अधिकार होना चाहिए कि मैं वोट दे सकूं। सेकंड, चुनाव लड़ने का अधिकार है। और तीसरा, मुझे ये राइट है कि मैं किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर सकूं, उसको उस पोस्ट पे आ सकूं। ठीक है, तो एग्जैक्टली पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये है कि पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर पर्सन की पार्टिसिपेशन का होना। तो 3 तरह की जस्टिस की बात जो है वो यहाँ पे की गई है प्रीएम्बल में। उसके बाद आता है, यहाँ पे आप देखोगे रिपीट हो चुका है, तो आप उसको इग्नोर करिएगा। फिर आती है लिबर्टी। देखो, लिबर्टी एक थियोरी का एक बहुत सुंदर कंसेप्ट है जिसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और कुछ ही दिनों में उसकी वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। तो लिबर्टी क्या है? लिबर्टी का बहुत शॉर्ट में भी समझ लेते हैं कि लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, यानी किसी भी तरीके का बंधन, किसी भी तरीके की बाधा, इन सब का अभाव होना। यानी मैं जो करना चाहती हूँ वो कर सकूँ। अब ये बहुत बात बोली, वो लिबर्टी के बहुत नैरो आइडिया को शो करती है। इन रियलिटी आप देखोगे कि लिबर्टी बहुत वास्ट कंसेप्ट है। लिबर्टी, फ्रीडम जो हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं ना, उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। लिबर्टी अलग है, फ्रीडम अलग है, लेकिन हम उनको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। क्या लिबर्टी का मतलब यही है जो मैं कुछ भी करना चाहती हूँ मैं कर सकूँ? सारी जो भी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में लिबर्टी से रिगार्डिंग आते हैं ना, वो हम आगे की वीडियोस में क्लियर करेंगे। बट अभी के लिए इतना ही समझो कि लिबर्टी का मतलब होता है कि किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन का ना होना, यानी अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट का होना, कि एक पर्सन जो करना चाहता है वो कर सके। और लिबर्टी भी आप देखोगे कि जो प्रियम्बल है उसमें 5 तरह की लिबर्टी की बात की गई है। ये बात सीयूटी पीजी के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि जस्टिस कितने तरीके का है, लिबर्टी कितने तरीके की है, कोई कंसेप्ट कितनी बार दिया गया है, उसका सीक्वेंस क्या है, ये याद करना बहुत जरूरी है। जैसे लिबर्टी कौन कौन से 5 तरह की दी गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार यानी थॉट, अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन, विश्वास यानी बिलीफ, फेथ, नेक्स्ट है हमारा उपासना यानी वर्शिप। तो ये 5 तरह की लिबर्टी की बात जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं इक्वलिटी। प्रियम्बल के अंदर 2 तरह की इक्वलिटी की बात की गई है। इक्वलिटी यानी समानता। ठीक है, एक इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की बात की गई है और दूसरा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। स्टेट एवरी सिटीजन एंजॉय इक्वल स्टेटस बिफोर द लॉ, यानी कानून की नजर में हर इंसान बराबर है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है लाइक एवरी सिटीजन शुड हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड अदर स्फीयर ऑफ द नेशनल लाइफ, यानी हर पर्सन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का की बात हो रही हो या कोई भी अदर स्फीयर की बात हो रही हो। ठीक है, फर्टिनिटी का मतलब होता है भाईचारा। जैसे जनरली सुनते हो लोगों के बीच कि हमारी भी तो क्या है, भाईचारा है। तो इस तरीके से भाईचारे की बात जो है वो प्रियम्बल के अंदर क्या है की गई है कि भाई ये कंसेप्ट दिखाता है कि इंडिया के अंदर रहने वाला हर इंसान क्या करता है, एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड को जो है वो शो करता है। ठीक है, कॉमन सिटीजनशिप को शो करता है, एक ब्रदरहुड को जो है वो क्या है शो करता है। और फर्टिनिटी भी एग्जैक्टली 2 तरह की है, एक डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है, दूसरा आता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन है। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार हम स्किप कर देते हैं, सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है। तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और अब हम समझने की कोशिश करते हैं, इज द प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो देखो, इससे रिलेटेड ना कुछ केसेस हुए, उन केसेस के थ्रू हम इस चीज को थोड़ा बेटर समझ सकते हैं कि भाई प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं सीयूटी पीजी 2027 के लिए पॉलिटिकल साइंस से, उनके लिए मेन बात ये समझना है कि जो बेरुबाड़ी यूनियन केस हुआ था उसमें प्रियम्बल के रिगार्डिंग क्या बात करी थी। तो ना डिटेल में इस केस के बारे में समझने की नहीं है, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि इस केस में क्या बात बोली गई थी। तो पहला जो बीरूबाड़ी यूनियन केस होता है ना, वो बेसिकली हुआ। अब इस बीरूबाड़ी यूनियन केस में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और यही रीजन है कि हम इसको संशोधित यानी इसको अमेंड नहीं कर सकते। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए सिर्फ एक गाइड बुक की तरीके से काम करता है। जैसे हमें कोई चीज समझ नहीं आती तो हम जनरली जब स्कूल्स में थे तो गाइड्स का यूज कर लिया करते थे। ठीक है, तो हमें जैसे भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो हम समझने के लिए, हेल्प लेने के लिए हम प्रियम्बल को रेफर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन आप देखोगे कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो हम इसको अमेंड नहीं कर सकते। ये बात इसके अंदर बोली गई थी और ये कहा गया था कि कानूनी रूप से इसको लागू नहीं किया जा सकता। फिर केशवानंदा केस होता है जो कि एक बहुत बड़ा केस था, और इस केस के अंदर एक लैंडमार्क जजमेंट जो है वो इस केस के अंदर क्या है दी गई थी, जिसमें ये बात बोली गई कि पहली बात तो ये की गई थी कि जो बेरुबाड़ी यूनियन केस में जो डिसीजन लिया गया था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, और ये कहा गया कि हाँ भाई प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्योंकि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको शो करता है, बेसिक स्ट्रक्चर का एक बहुत अभिन्न हिस्सा है।
और यही रीजन है कि प्रियम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो आता है, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इसकी भूमिका को निभाता है। तो उसके बाद LIC केस होता है 1995 का, और ये भी एग्जैक्टली जो बात केशवानंद केस में बोली गई थी उन्हीं को इसने सपोर्ट किया, और इसने भी यही चीज कहा कि हाँ, प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल वैल्यूज, उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, उनको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अगर मैं आज की बात करूं या प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात करूं कि क्या इसकी पोजीशन है, तो हम ही समझ सकते हैं कि हाँ भाई, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन इट इज नॉट इनफोर्सेबल इन कोर्ट, यानी इसको कानूनी रूप से आप लागू नहीं कर सकते, कानूनी रूप से लागू नहीं कर सकते, है ना। प्रियम्बल में जो चीजें लिखी गई हैं वो फॉलो नहीं होती हैं, तो आप इसको ले जाके कोर्ट में ही नहीं कह सकते कि भाई ये चीजें नहीं हो रही हैं, ये तो गलत है, नहीं कह सकते हो, क्योंकि कानूनी रूप से लागू नहीं है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के लिए हेल्पफुल है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अब सवाल उठता है कि कैन द प्रियम्बल बी अमेंडेड, क्या इसको अमेंड किया जाता है। तो इस बात को केशवानंद जो भारतीय केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर द आर्टिकल 368, अमेंड किया जा सकता है, because it forms a part of the constitution. However, the basic features and the fundamental philosophy embodied in it and can not be destroyed. यानी अमेंड तो किया जा सकता है प्रियम्बल को, लेकिन इसके जो कोर इसके आइडियाज हैं, जो कोर इसके प्रिंसिपल्स हैं, जो कोर वैल्यूज हैं, उनको आप नहीं छेड़ सकते हो, उनमें अमेंड नहीं कर सकते हो। आप देखोगे कि अभी तक हमारी प्रियम्बल में सिर्फ एक बार अमेंडमेंट किया गया, 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू, जिसके थ्रू सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन जो है उसको जोड़ा गया था। पहले यूनिटी दिया गया था प्रियम्बल के अंदर, पहले यूनिटी ऑफ द नेशन था, और उसके बाद में जो है उसको चेंज कर दिया गया था 1976 में, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। कंक्लूजन यही है कि किस तरीके से जो प्रियम्बल है वो क्या करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यूज, उसके फीचर्स और एक तरीके से उसकी जो फिलोसफी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको रिफ्लेक्ट करने में एक बहुत बड़ी भूमिका को जो है वो निभाता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक वैल्यूज हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, उनको शो करने में बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका एक हिस्सा है। और यही रीजन है कि केशवानंद केस में इस चीज को बहुत क्लियर कर दिया गया कि यस, प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, बट उसके जो बेसिक आइडियाज हैं, उसका जो कोर है, उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है, जो बेसिक वैल्यूज हैं उनको अमेंड नहीं किया जा सकता। सो यहाँ पे आप देख सकते प्रियम्बल की जो फोटो है वो इस PDF में इंक्लूड करी है, जिसमें सबसे पहले आता है कि जो हमारी प्रियम्बल है वो स्टार्ट होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, जो ये शो करता है कि इंडिया के अंदर जो मेन अथॉरिटी है, जो मेन पावर है, वो किसके हाथ में है, जनता के हाथ में है। ठीक है, ये पॉपुलर सुवेरेनिटी को शो करता है। पॉपुलर सुवेरेनिटी का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के भी इंडिया क्या है, एक सोवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो ये क्या करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को दिखाता है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो सबसे पहले आता है जस्टिस। जस्टिस कितने तरीके का है, 3 तरीके का गिवन है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सेकंड है लिबर्टी। लिबर्टी 5 तरह की है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी, इक्वलिटी जो है वो 2 तरह की दी गई है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। उसके बाद फर्टिनिटी। फर्टिनिटी आप देखोगे कि पहले यूनिटी ऑफ द नेशन था, और उसके बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन जो है वो दिया गया है, और सो इस तरीके से जो है वो था। इसके साथ ही साथ एक फैक्ट यहाँ पे मैं इंक्लूड करना भूल गई, तो आप लिख सकते हो कि किस तरीके से आप देखोगे कि ये जो प्रियम्बल के अंदर ये जो संविधान के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए थे, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी, ये जो 3 कंसेप्ट है ना, वो हमने कहाँ से लिए हैं, ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है, और साथ ही साथ ये जो न्याय का आइडिया है यानी जस्टिस वाला आइडिया है वो हमने रशिया से लिया है। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सब PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल ही जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और ओवरऑल हमने प्रियम्बल का एक बहुत अच्छे से डेप्थ में उसको समझने की कोशिश करी, और उसका आइडिया जो है वो हमने लिया, और इतनी बात समझी कि यस, गवर्नमेंट कैन अमेंड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो कंफ्यूजन्स रहती हैं, डाउट्स रहती हैं, उनको भी हमने इस लेक्चर के अंदर जो है वो कवर किया। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको समझ आया होगा। तो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फर्स्ट वीडियो थी कॉन्स्टिट्यूशन पर, तो आगे इसी तरीके से जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपकमिंग वीडियोस के लिए। सो थैंक यू सो मच।